कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज को स्टोर करना। तो कोई कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, उसकी जितनी कैपेसिटेंस होगी उसका फॉर्मूला है Q डिवाइड बाई V। तो C इक्वल टू फॉर्मूला है Q डिवाइड बाई V। ऐसा यूनिट होती है कैपेसिटेंस की फैरेड, F से डिनोट करना है। वही 1 माइक्रो फैरेड में कितने होंगे, 10 की पावर -6 फैरेड। कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, इसे पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, इसे नेगेटिव। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है पूरा, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैपेसिटर की एक प्लेट शीट की तरह बिहेव करती है। तो सबसे पहले हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव। सेपरेशन कितना है बीच में, डी लेट करते हैं। ए जो है वो एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट। मैंने बताया कि ये शीट की तरह बिहेव करते हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने लिख देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा पहले आपको बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड inside the capacitor, inside the capacitor sigma by epsilon naught। पोटेंशियल निकाल लेंगे, पोटेंशियल across the plates, across the plates। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, KQ डिवाइड बाई आर। तो एक आर का फ़र्क है। तो V का फॉर्मूला क्या हो गया, E इंटू डी। ई का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो D है, इसलिए मैंने आर की जगह D लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है कि C इक्वल टू Q बाई वी होता है। तो V इक्वल टू क्या हुआ, Q बाई C, वो पुट कर देंगे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया क्या लेट किया मैंने, ए। तो सिग्मा की जगह क्या डाल देंगे, Q बाई ए। इधर Q बाई C, इधर Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे C ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आ गई। जब इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक या कोई मीडियम नहीं भरा हुआ तब की है। अगर इसके अंदर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दूँ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं K है, तो तब कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। तो मीडियम की कैपेसिटेंस होती है K टाइम्स वैक्यूम की, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। अगर ये K पूरी तरह इन प्लेट्स पे भर दिया जाए, इन बिटवीन द प्लेट्स भर दिया जाए, तो मीडियम की कैपेसिटेंस हो जाती है K टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। ए एरिया है प्लेट्स का, डी उनके बीच का क्या है, सेपरेशन है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर कंडक्टिंग स्लैब हो तो लिखा जा सकता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। तो एक कैपेसिटर बना लेते हैं, ये एक कैपेसिटर है,
जिसकी ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। इसके बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी। कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है क्योंकि कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो होती है। स्लैब की थिकनेस टी है तो टी तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी ना, क्योंकि स्लैब के अंदर ज़ीरो है, स्लैब के बाहर तो होगी। स्लैब के बाहर मान लेते हैं ई नॉट है, जितना रिमेनिंग पोर्शन बचा उसके उस पर ई नॉट है। टी थिकनेस की स्लैब है तो सिर्फ टी जितनी डिस्टेंस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, उसके बाहर तो मैंने लेट कर ली ई नॉट है। तो ई नॉट कितनी होती है, वैक्यूम में भी बताया था पीछे, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को पुट करते हैं क्यू बाई ए, तो ये क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा को क्या पुट करते हैं, क्यू डिवाइड बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आउटसाइड है कंडक्टिंग स्लैब के, इनसाइड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है। तो पोटेंशियल क्या आएगा इसके अक्रॉस, पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पोटेंशियल अक्रॉस दी प्लेट्स, अक्रॉस दी प्लेट्स, वी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में अभी बताया था, ई इंटू ई नॉट किस पोर्शन पे है, देखो टी थिकनेस पे तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट बाहर बाहर है तो बाहर बाहर वाली डिस्टेंस को क्या लिखा जा सकता है, डी माइनस टी लिखा जाएगा, इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन। तो ई नॉट कितने डिस्टेंस पे है, डी माइनस टी, प्लस ई कितने पोर्शन पे है, टी पे। ई तो ज़ीरो है इसलिए ज़ीरो हो जाएगा। ई नॉट की जगह मैंने डाल दिया क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ई डाल दिया मैंने, डी माइनस टी। ये वाली टर्म कैसे जीरो होगी, क्योंकि ई ज़ीरो है। फिर से v को क्या पुट कर देंगे, पुट v इक्वल टू क्यू बाई सी, तो v को पुट कर दिया क्यू बाई सी, क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, क्यू से क्यू कट जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी, नीचे से d कॉमन ले लेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट डी कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टी बाई डी बन जाएगा यहाँ पे। ये फॉर्मूला जो आया वो कैपेसिटेंस का है। यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी को वैक्यूम की डाल सकते हैं, अभी निकला था फॉर्मूला ये, इसको सी नॉट बोलते हैं, मतलब अगर वैक्यूम है प्लेट्स के अंदर तो इतनी कैपेसिटेंस होती है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सी नॉट हमने किसकी जगह डाला है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। तो ये जो फार्मूला जनरेट हुआ है ये कंडक्टिंग स्लैब का हुआ है। अगर इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब होती तब कितनी कैपेसिटेंस होती, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं होती है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से कितनी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा या कितनी होगी वो हम निकालने लगे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस भी मैंने टी मान ली है। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती है, तो मैंने ई लेट कर लिया, और बाहर क्या लेट कर रहा था अभी तक, ई नॉट। तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्लैब, आउटसाइड दी स्लैब, स्लैब के बाहर तो कितनी लेट करी है, ई नॉट करी है, उसका फॉर्मूला अभी अभी हमने पीछे प्रूफ किया है, सिग्मा बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को डाल देते हैं क्यू बाई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब निकाल लेंगे, इनसाइड दी स्लैब, इनसाइड दी स्लैब हमने क्या लेट करी है, ई। अब हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर इसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है तो इस डाइलेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की टर्म में वैक्यूम की फील्ड डिवाइड बाई मीडियम की फील्ड का रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से ई का आंसर क्या आ सकता है, ई नॉट बाई के आ सकता है। ये फार्मूला है वैक्यूम की फील्ड डिवाइड बाई मीडियम की फील्ड इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नॉट लगा होता है तो वैक्यूम की फील्ड होती है। अब हम फिर से वही करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे प्लेट्स के बीच में।
पोटेंशियल अक्रॉस दी प्लेट्स। पोटेंशियल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ई नॉट कितनी डिस्टेंस पे है, डी माइनस टी, और ई कितनी डिस्टेंस पे है, टी। देखो ये पूरा डी है, तो टी वाली थिकनेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ ई है, और बाकी जो रिमेनिंग बचा उस पर कितना है, ई नॉट। तो ई नॉट को लिख सकते हैं डी माइनस टी। अच्छा ई को हम क्या पुट कर सकते हैं, ये, तो ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। अब ई नॉट कॉमन आ सकता है, क्या बचा अंदर, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब हम ई नॉट की वैल्यू भी डाल देंगे और वी की वैल्यू भी डाल देंगे। वी को तो क्या डाल सकते हैं, क्यू बाई सी, और ई नॉट की हमें पता है वैक्यूम की कितनी होती है, एंड ई नॉट की होती है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गया क्यू बाई सी, ई नॉट की बन गई क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, क्यू से क्यू कट गया, रेसिप्रोकल कर देंगे, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। लास्ट की दो टर्म्स में टी कॉमन ले लेना है, सी इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी कॉमन लेना है, 1 माइनस 1 बाई के आंसर आ गया। दिस इज़ द फार्मूला फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक छोटा सा केस कर लेंगे। अभी अभी हमने देखा कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस सिर्फ मैंने टी लेट की है, अगर वो इतनी, उसकी थिकनेस इतनी हो जाए कि इस डी के इक्वल हो जाए, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पूरा ऐसे फिल कर दिया जाए कि उसकी थिकनेस किसके इक्वल हो जाए, डी के इक्वल हो जाए, तो कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर डी और टी इक्वल हो गए तो ज़ीरो हो गया, तो डी अगर टी के इक्वल हो जाता है तो कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाती है, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो आ जाएगा, तो इन्फिनाइट कैपेसिटेंस आ जाएगी। अब एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, वो देखो। ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और ये नेगेटिव प्लेट है। हमने मान लिया डी सेपरेशन है, इनिशियली इस पे चार्ज क्यू है, तो क्यू चार्ज को स्टोर करने के लिए, इस क्यू चार्ज है तो पोटेंशियल कितना होगा, फॉर क्यू पोटेंशियल इनके बीच में कितना होएगा, पोटेंशियल V का फॉर्मूला होता है Q बाई सी, सी इसकी कैपेसिटेंस है। लेट कर लेते हैं कि dW बी स्मॉल वर्क डन इन स्टोर या स्टोरिंग द चार्ज dQ चार्ज को स्टोर करने के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, dW। तो वर्क का और पोटेंशियल का आपस में रिलेशन होता है, स्टार्टिंग में बताया था V इंटू चार्ज, तो dW कर रहे हैं तो dQ लेंगे, V की वैल्यू डाल देंगे Q बाई सी, टोटल चार्ज मान लेते हैं कैपिटल Q स्टोर हो रहा है, तो लिमिट ले लेंगे 0 टू कैपिटल Q, 1 बाई सी बाहर आ जाएगा, कैपिटल Q की विद रिस्पेक्ट टू dQ क्या होगी, Q स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालनी है 0 टू Q, 1 बाई 2 सी बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट मतलब Q को एक बार कैपिटल Q से रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट डाला, फिर एक बार लोअर लिमिट डाला, तो फाइनल फार्मूला क्या आ गया, वर्क डन ही एनर्जी है, तो U का फार्मूला हो गया 1 बाई 2 सी क्यू स्क्वायर। एक फार्मूला तो यही है, एक आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस Q को दोबारा से चेंज कर दो, Q इक्वल टू सी वी होता है फार्मूला, क्योंकि C का फार्मूला Q बाई वी होता है, तो Q इक्वल टू सी वी पुट कर देंगे, तो U का फार्मूला हो गया 1/2 सी का स्क्वायर V का स्क्वायर, एक C कट जाएगा, U का आंसर आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल की टर्म में आ गया। एक और आ सकता है, अगर हम इस हाफ सी वी को ऐसे लिख दें, सी वी दो है इसलिए दो बार लिख दिया, और फिर अगेन इस सी वी को Q पुट कर देंगे, पुट सी वी को फिर से क्या पुट कर देंगे, Q, इस फार्मूले की हेल्प से। तो फिर एक और फार्मूला जनरेट हो गया हाफ क्यू वी। अगर दो कैपेसिटर
को जोड़ दिया जाए तो इनके बीच में कितनी लॉस ऑफ एनर्जी होगी और कितना कॉमन पोटेंशियल होता है। जब तक कैपेसिटर अलग अलग है तो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसकी वोल्टेज V1 है और इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 मान लेते हैं, वोल्टेज V2 मान लेते हैं, चार्ज कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2। तो जब अभी जोड़ा नहीं है तो लिखा जाएगा चार्ज, हम टॉपिक कर रहे हैं लॉस ऑफ एनर्जी एंड कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी एंड कॉमन पोटेंशियल। तो चार्ज बिफोर शेयरिंग, शेयरिंग मतलब जब तक इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया है। तो चार्ज बिफोर शेयरिंग, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है। तो इनिशियल चार्ज मैं लिख सकता हूँ, एक पे C1 V1 है, दूसरे पे क्या है C2 V2। और चार्ज आफ्टर शेयरिंग मतलब जब हम इनको कनेक्ट कर देंगे आपस में तो क्या आएगा, चार्ज आफ्टर शेयरिंग। अगर हमने इसको शेयर कर दिया चार्ज आफ्टर शेयरिंग, तो इनका जब दो कैपेसिटर को इकट्ठे जोड़ देंगे ना तो इनका पोटेंशियल V1 V2 नहीं रहेगा। अब ये ध्यान रखना है, इनको पैरेलल में जोड़ना है। किस में जोड़ना है, इनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले अलग अलग थे और अब अगर मैंने ऐसे जोड़ दिए, एक कैपेसिटर ऐसा और एक कैपेसिटर ऐसा, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसका मतलब इनके बीच में एक कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, वो होएगा V। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या आएगा, Q का फॉर्मूला होता है C, टोटल क्या आएगी C1 प्लस C2 होती है पैरेलल में, और पोटेंशियल क्या रहती है सेम। इक्वेशन नंबर 2, चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो Q इनिशियल किसके इक्वल हो जाएगा, Q फाइनल के इनिशियल C1 प्लस C1 V1 सॉरी C2 V2, फाइनल चार्ज होगा C1 प्लस C2 इंटू V आ गया यहाँ से C1 V1 प्लस C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब हमने निकालनी है लॉस ऑफ एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या रहेगी, इनिशियल तो कनेक्ट नहीं थे तो अलग अलग रही होगी एनर्जी का। अभी फॉर्मूला निकाला था, हाफ CV² निकाला था। आप E से भी नोट करते हो और U से भी इसको डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो हम एनर्जी, इनिशियल एनर्जी निकालेंगे सबसे पहले। इनिशियल एनर्जी क्या थी, अब जब इनको कनेक्ट नहीं किया तो क्या हुई, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। और फाइनल एनर्जी क्या होगी, जब एक कॉमन पोटेंशियल था इनके बीच में, क्योंकि तब फाइनली तो कैपेसिटेंस इतनी हो गई थी और पोटेंशियल इतना हो गया था। इस V की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे। तो U फाइनल क्या निकला मेरे पास, हाफ C1 प्लस C2, और V की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से ये कट जाएगा। लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए हमने क्या करना है, इनिशियल में से फाइनल माइनस कर देना है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी ये है हाफ, माइनस करना है, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, एक टर्म कट चुकी है C2। हाफ कॉमन ले लेना और एलसीएम लेना है इसका। हाफ तो बाहर आ गया, एलसीएम लेंगे तो देखो ये C1 C2 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर सेकेंड टर्म के साथ, प्लस C2 C1 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और थर्ड टर्म एज इट इज़ रहेगी, लेकिन होल स्क्वायर खोल देंगे इसका और माइनस साइन अंदर ले देंगे। C1 V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर, माइनस आएगा अंदर फॉर्मूले में, लेकिन बाहर वाले माइनस से प्लस हो जाएगा। C1 C2 V1 V2 ये पॉजिटिव टर्म है, ये दोनों नेगेटिव हैं। C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव हैं, कट देंगी। डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई क्या चल रहा है, C1 प्लस C2। U आ गया मेरे पास, ऊपर से C1 C2 कॉमन आ रहा है हर टर्म से,
तो C1 C2 कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा वो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या बचा C1 प्लस C2। देखो यहाँ से C1 C2 बाहर आ गया, C1 C2 बाहर आ गया तो यहाँ पे V1 का स्क्वायर बचा, V2 का स्क्वायर बचा और यहाँ पे ट्वाइस V1 V2 बचा। तो ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो दिस फार्मूला इज लॉस ऑफ एनर्जी। एक लास्ट डेरिवेशन है जो पीछे हमने करनी थी पहले, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं दो सरफेस हैं ऐसे, इस वाले सरफेस पे V पोटेंशियल है और B वाले सरफेस पे V प्लस dV पोटेंशियल है। अब हमने क्या करना है कि A टू B लोअर पोटेंशियल वाले सरफेस को हायर पोटेंशियल वाले सरफेस पे लेके आना है। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B निकालूंगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं dr हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा E, ये वेक्टर क्वांटिटी। अब ध्यान से देखो dr क्या है, A टू B, dr क्या है A टू B, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ। तो हायर पोटेंशियल की तरफ B पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी B टू A, और dr क्या है A टू B, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे cos 180 डिग्री। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B आ जाएगा मेरे पास माइनस E dr। इक्वेशन 1 बना के यहीं पे छोड़ देना है। एक वर्क डन पोटेंशियल की टर्म में आएगा, एक वर्क डन पोटेंशियल की टर्म में आया। वर्क डन पोटेंशियल की टर्म में क्या होता है V A माइनस V, वर्क डन फ्रॉम A टू B कर रहे हैं तो B माइनस A, B माइनस A। यूनिट चार्ज है इसलिए Q को हमने यहाँ पे +1 लिखा है बस, ठीक है। तो B वाले पे पोटेंशियल क्या है V प्लस dV और A वाले पे पोटेंशियल क्या है V से V कट जाएगा। एक वर्क डन हमारे पास आ गया dV और एक वर्क डन हमारे पास आया था इक्वेशन 1 में। दोनों वर्क डन इक्वल कर देंगे तो माइनस E dr किसके इक्वल आ जाएगा dV के। तो E का आंसर आ गया मेरे पास माइनस dV डिवाइड बाई dr। हुआ कुछ नहीं है, वही फॉर्मूला है V का फॉर्मूला जो हम कैपेसिटेंस में यूज़ कर रहे थे E इंटू डी। बस वहाँ पे D था डिस्टेंस, यहाँ पे R है। हाँ ये मॉडुलस में लिख लो चाहे।